Hi dear electrical engineers, how are you all? Today we will discuss about alternating current circuits means AC circuits। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हमें पिछला जो भी कुछ पढ़ाया है हमने, यानी 30 से 40 लेक्चर्स में मैंने जो भी कुछ आपको पढ़ाया है वो सब आपको रिवाइज होना चाहिए, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है। सबसे पहले करंट को स्टडी कराया, वोल्टेज स्टडी कराया, पावर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, फेजर एंगल्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, कुल मिला के 7 से 8 चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं जिनमें इतना सब कुछ समझाया है। मतलब इन्हीं के अंदर की छोटी छोटी बातों को समझाया जाता है। मतलब चैप्टर का नाम है रेजिस्टेंस, तो उसमें सीरीज पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट क्या होते हैं, यानी कि सारे फॉर्मूले वगैरह सब उसी के अंदर पढ़ाए गए हैं। तो अगर आपको ये सब स्टडी किया हुआ है, आपको लर्न है, अच्छे से आता है आपको, तो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है आज? एसी सर्किट्स। एसी सर्किट बोले तो ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ये डीसी सर्किट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपने पढ़ा था डीसी सर्किट्स में, क्या पढ़ा था कि उनमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात की जाती है, जबकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट होते हैं उनमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर तीनों चीज होती हैं। ठीक है, इसीलिए इनके अंदर क्या स्टडी करे जाते हैं? आरएल सीरीज सर्किट, आरएल पैरेलल सर्किट और आरएलसी सीरीज पैरेलल सर्किट्स। तो उन्हीं सर्किट्स को हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर के अंदर आज क्या आने वाला है? फ्रीक्वेंसी टर्म आने वाला है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ पावर फैक्टर आएगा, पावर फैक्टर एंगल आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी इसी चैप्टर्स में आपको समझ में आएगा कि एसी सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या होता है। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए सीरीज एसी सर्किट, सीरीज ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है यहां से? एसी सर्किट्स डिफर फ्रॉम डीसी सर्किट्स। ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि एसी सर्किट जो होते हैं डीसी सर्किट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इन डीसी सर्किट्स वी स्टडी ओनली रेसिस्टर्स। डीसी सर्किट्स में केवल और केवल रेसिस्टर को स्टडी किया जाता है, वेयर एज जबकि इन एसी सर्किट्स we will study about resistor, capacitor and inductors। यानी कहने का मतलब आपने इस तरीके का सिंबल जाना होगा, ये किसका सिंबल होता है? रेसिस्टर का, और ये किसका होता है? इंडक्टर का, और इस तरीके से जो सिंबल होता है ये होता है कैपेसिटर का। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में कैपेसिटर का फिगर भी दिखाया था, और स्क्रीन पर भी रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के फिगर दिख रहे होंगे आपको। अच्छे से देख लीजिए कि रेसिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है और इंडक्टर क्या होता है। इनका यूज हम पहले ही आपको स्टडी करा चुके हैं। ठीक है, तो एसी सर्किट इसलिए डिफरेंट होता है डीसी सर्किट के, क्योंकि डीसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर का स्टडी कराते हैं, जबकि एसी सर्किट्स में रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों का कॉम्बिनेशन स्टडी कराया जाता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सर्किट्स जो होते हैं आरएल सीरीज सर्किट और आरएलसी सर्किट्स पैरेलल एसी सर्किट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट्स में स्टडी किए जाते हैं, कभी भी डीसी सर्किट्स में उनका स्टडी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी की। यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, L and C। L and C आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट्स। L and C क्या होते हैं सर? L बोले तो इंडक्टर और C बोले तो कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को अगर शॉर्टकट में लिखना है तो C लिख सकते हैं, और इंडक्टर लिखना है शॉर्टकट में तो L लिख सकते हैं। इंडक्टर इसको बोलते हैं, इस तरीके की कॉइल को, और कैपेसिटर हमेशा इस तरीके का सिंबल होता है कैपेसिटर, आप जानते ही हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसीलिए कैपेसिटर और इंडक्टर को फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट बोला जाता है, और ये कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करते हैं। ये कभी भी डायरेक्ट करंट पे वर्क नहीं करते हैं, इसीलिए इनको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका रेसिस्टर, बोले तो आर। रेसिस्टेंस को हमेशा आर से दर्शाया जाता है। रेसिस्टर इज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। कभी भी जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बोला जाता है। रेसिस्टर इज नेवर डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो इट इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। इकलौता एक ही ऐसा कंपोनेंट है, एलिमेंट है, जो कि रेसिस्टर है, जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर भैया कंपोनेंट तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेसिस्टिव, दूसरे होते हैं कैपेसिटिव और तीसरे होते हैं इंडक्टिव। तो तीनों में से दो तो हो गए, कैपेसिटर और इंडक्टर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, और बाकी बचा रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हो गया फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। बोले तो ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करता है। आया बात समझ में? तो यहां से आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एलिमेंट। एलिमेंट को ही कभी कभी कंपोनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। एलिमेंट को ही क्या 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 बोल देते हैं? कंपोनेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, कंपोनेंट बोले या एलिमेंट बोले बात एक ही है, ठीक है। द एलिमेंट L and C offers opposition to current flow in AC circuits। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट होते हैं उनमें करंट फ्लो होता है, सीधी सी बात है। सर्किट क्या होते हैं सर? सर्किट यही होते हैं, जैसे आप अपने घर के अंदर आप पंखा लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, तो इनका जो वायरिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। मतलब एक कंप्लीटली समूह को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स के कंप्लीटली समूह को क्या बोल देते हैं? सर्किट। समझे बात? तो एसी सर्किट्स के अंदर जो ये इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, ये करंट के फ्लो को होने से रोकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे किसी नदी में पानी बह रहा है तो पानी के रोकने के लिए क्या लगाए जाते हैं? बांध, डैम लगाए जाते हैं ना। पीछे से पानी आ रहा है तो आगे बांध खड़ा कर देते हैं। वैसे ही किसी भी सर्किट में करंट को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? या तो रेसिस्टेंस लगाया जाएगा, या इंडक्टर लगाया जाएगा, या कैपेसिटर लगाया जाएगा। तो सभी का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। आप रेसिस्टर लगाओगे तो करंट को रोक के हीट पैदा कर देगा, तो बन जाएगा हीटर। समझे बात? कैपेसिटर लगाओगे तो करंट को स्टोर कर लेगा अपने अंदर और थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देगा, रिलीजिंग का काम करेगा। इंडक्टर पे लगाओगे यानी करंट आ रहा है पीछे से और आगे इंडक्टर लगा दो, इंडक्टर बोले तो कॉइल, तो उस करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देगा। सभी का काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे रेसिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, ये करंट को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। द एलिमेंट L and C ऑफर अपोजिशन टू करंट फ्लो इन AC सर्किट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, और जो मैंने आपको अपनी देसी लैंग्वेज में बताया उसको भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये तो मैं किताब की भाषा बता रहा हूं, और जो मैं एग्जाम्पल बताता हूं वो अपने रिसर्चेबल माइंड के देसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। अब बात आती है कैपेसिटर की, तो सर या कैपेसिटर और रेसिस्टर का कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो अब बात आती है कि सर कैपेसिटर करंट को रोकता है तो कैपेसिटर लिखेंगे क्या? नहीं जी, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कैपेसिटर का अपना एक रेसिस्टेंस होता है। कैपेसिटर के अंदर एक अपना ही एक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको दर्शाया जाता है हमेशा XC से। याद रखना, जहां भी आपको XC लिखा मिल जाए तो समझ जाना ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और जहां भी आपको XL लिखा मिल जाए तो समझ जाना ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले तो इंडक्टर का रेसिस्टेंस। सर ये होता क्या है? क्या इंडक्टर में अलग से रेसिस्टेंस चिपकाया जाएगा? नहीं। आपने इस तरीके से कोई भी कॉइल देखी होगी, आप सभी जानते हैं कॉइल है। अब इस कॉइल ये किससे बनी है? धातु से बनी है। तो इस धातु की प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है कि वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। उसी को क्या बोल देते हैं? उसका रेसिस्टेंस। समझे बात? अलग से कुछ नहीं होता है, उसी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ये उस करंट को रोक देती है, ठीक है। तो इसके रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस ना लिख के इसके रेसिस्टेंस को क्या लिख दिया जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझे बात? कभी भी इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और उसके सिंबल क्या होते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का XC होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का XL होता है। तो सर जब रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो भैया इसकी ऐसा यूनिट होगी ओम, OHM ओम। जो कि रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है वही इन दोनों की भी ऐसा यूनिट होती है, याद रखना। अच्छा, तो सर ये रेसिस्टेंस के ही भाई हैं, यानी रेसिस्टेंस के दो और भाई हैं, एक का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और दूसरे का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ
सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, बाकी चीज सब एक ही होते हैं, समझे बात। इसीलिए इनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो इसको यहां से आप नोट डाउन करें और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखिए आप फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंसेस, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, XC। सर XC तो इसका सिंबल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। फॉर्मूला हो गया 1/2 पाई FC। 2 पाई तो हम समझ गए सर, ये 360 डिग्री की बात कर रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में चलता है इस तरीके से, तो ये 360 डिग्री का सर्कल कंप्लीट हो जाता है, इसलिए 2 पाई शब्द आया। बिल्कुल सही बात। दूसरा आया सर ये 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, यानी कि 1 सेकंड के बाद अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट 50 बार रोटेट करता है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होती है। तो यहां सर F लिख दिया, यानी फ्रीक्वेंसी हो गई। सर ये 2 पाई तो आया 360 डिग्री के लिए, फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ज के लिए, ठीक है, सही बात। सर ये C क्या है, C है भैया आपका कैपेसिटर, समझे बात। 2 पाई FC कैपेसिटर, कहने का मतलब ये हुआ 1/2 पाई FC इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सेम वैसे ही R = V/I। जैसे किसी भी कंडक्टर में करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे ही किसी भी कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंस होता है। अब यहां से आपको क्या समझ में आया इस फॉर्मूले से कि सर इसमें XC = 1/2 पाई FC क्यों लिखा है, ये इनवर्सली की फॉर्म में क्यों लिख दिया है, डायरेक्टली की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी सर्किट का कैपेसिटर ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटर वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो कैपेसिटेंस पढ़ा होगा ना कि इतने माइक्रोफैरेड या इतने फैरेड होता है उसका, यानी स्टोर करने की क्षमता। कहने का मतलब किसी भी कैपेसिटर की स्टोर करने की क्षमता ज्यादा होगी, यानी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगर उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस कम होगा, समझे बात। तो ये इनके फॉर्मूले भी अच्छे से आपको समझने हैं। जब इन फॉर्मूलों को आप समझ जाएंगे, भाई हर फॉर्मूले में कुछ ना कुछ छिपा होता है, समझने का बाद मैं आपको वो अच्छे से लिखवाऊंगा यहीं पे, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या हो जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, SI यूनिट इज ओम। कैसे आई सर ये ओम, कहां से आई, सभी ने देखा होगा इस फॉर्मूले के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दो टर्म छिपे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होती है भैया, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ज, और दूसरा है मल्टीप्लाई में कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फैरेड। अगर आप फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटेंस की मल्टीप्लाई कर दें, यानी हर्ज में अगर फैरेड की मल्टीप्लाई हो जाए तो निकल के आता है ओम। ये एग्जाम में पूछा जाता है यहां से, यानी कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा और वहां फ्रीक्वेंसी की टर्म में रेजिस्टेंस लिख दिया जाएगा, कैपेसिटेंस लिख दिया जाएगा, बोलेंगे आपको सॉल्व करो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ भी ऐसे ही फॉर्मूला है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला जब आप देखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है XL = 2 पाई FL। अच्छा, तो सर इंडक्टर जो होता है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें इनवर्सली का सिस्टम नहीं होता है। हाँ, यही तो डिफरेंस है दोनों में, समझे बात। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको याद रखना है आपको। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है आपको हमेशा याद रखना है, तभी आप फ्रीक्वेंसी को समझ पाएंगे, एसी सर्किट्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी SI यूनिट भी ओम हो जाती है। कहां से आई SI यूनिट इसकी ओम, भैया इंडक्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है हेनरी, और फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होती है हर्ज। जब हर्ज की मल्टीप्लाई अगर हेनरी में कर दी जाए तो फाइनली क्या बन जाता है ओम, ये भी याद रखना है आपको। यानी हर्ज की यानी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस में होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बनेगा और उसकी SI यूनिट ओम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई इंडक्टेंस में होगी तो भी ओम बन जाएगा।
यहां से ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। हेनरी बोले तो क्या, इंडक्टेंस, और हर्ज बोले तो फ्रीक्वेंसी। यानी हेनरी की मल्टीप्लाई अगर हर्ज में कर दिया जाए तो ओम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है फिगर में, हेनरी को हर्ज में कैसे कंपेयर, एक नंबर में पूछ लिया जाता है हेनरी को हर्ज में कैसे कन्वर्ट करें और हर्ज को हेनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो वो इस वाले से फॉर्मूले से कन्वर्ट होगा। ये वाला यहाँ से जो ये कॉम्बिनेशन है इसको आपको याद रखना है और यहाँ से इस वाले को याद रखना है। ठीक है, यानी हर्ज इंटू फेरेड इक्वल्स टू ओम, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको ये भी रिलेशन देखने को मिलेगा। क्या रिलेशन देखने को मिलेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्सएल का मतलब ही क्या होता है, ओमेगा एल, यानी कि फ्रीक्वेंसी की टर्म में, यानी एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा एल का मीन्स ही क्या होता है 2 पाई एफ सी, और ये फाइनली क्या होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। दूसरा क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसमें अपॉन में 1 आता है, यानी 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसका मीन्स क्या हो जाता है इक्वल टू में 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। यानी इस फॉर्मूले को यूज करो, इसको यूज करो, चाहे इसको यूज करो, मीनिंग एक ही है तीनों का। वैसे ही चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, मीनिंग एक ही है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इसकी भी ऐसा यूनिट ओम है और यहां से इसकी भी ऐसा यूनिट ओम है। इसको आप नोट डाउन करें और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप देखें इन डीसी सर्किट्स वोल्टेज एंड करंट हैज नो एनी फेज डिफरेंस। कहने का मतलब ये हुआ डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि कांस्टेंट चलते हैं। इसलिए दिखा दिया जाता है इस तरीके से कि वोल्टेज और करंट कांस्टेंट चलते हैं। Whereas in AC circuits phase difference between voltage and current 0 to 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब डीसी सर्किट की बात करते हैं तो वहां कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, और एसी सर्किट्स में जो फेज डिफरेंस होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो सकता है। 0 डिग्री हो सकता है 20 डिग्री, 45, 90, यानी 0 से लेकर 90 तक चलता है। कभी 0 होता है तो उससे कभी बढ़ जाता है, कभी 90 से घट जाता है। कहने का मतलब ये है वोल्टेज और करंट के बीच कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, यानी एंगल घटता बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू एसी सर्किट। यानी अलग अलग सर्किट पे अलग अलग एंगल आता है। ठीक है, लेकिन फिक्स क्या है 0 और 90 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, इसको आपको लर्न कर लेना है। 0 और 90 के बीच में ही रहेगा, या तो 0 होगा या 90 होगा, या इनके बीच में होगा कभी भी फेज डिफरेंस, और डीसी में कभी भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। सो डीसी सर्किट इज वेरी डिफर फ्रॉम एसी सर्किट। इसीलिए जो डीसी सर्किट होते हैं उनको एसी सर्किट से बिल्कुल अलग माना जाता है। ठीक है, हमने सारा कुछ डिफरेंस आपको समझा दिया है कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट में क्या डिफरेंस